नादिर, ऐसा कर, तू कल सवेरे शाहजी के पास चला जा। चौधरी, मुझे इस वक्त शाहजी के पास ना भेज। जिम्मेदारनी को फौरन मेरे बारे में शुबा हो जाएगा। अभी तक उसे पता नहीं कि मेरा शाहजी से मेल मिलाप है। तुझे तो खुद ही शाहजी के पास जाना होगा। जमीला को शुबा तो मेरे बारे में भी हो सकता है। रहीमदाद ने अपने खदशे का इजहार किया। मैं उसे कह दूंगा चौधरी का ब्याह के शोर शराबे से दिल घबरा रहा था, वो अपने किसी यार दोस्त से मिलने मुल्तान गया है। नादिर खान ने मशवरा दिया। वैसे उसे शुबा हो भी जाए तो क्या होगा, वो तो अपनी कार्रवाई समझो पूरी कर ही चुकी है। अब तो तैनू कुछ न कुछ करना होगा और छेती नाल करना होगा। मैं तो कहता हूं कल ही सुबह शाहजी के पास चला जा। नादिर खान उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद ने हैरत से पूछा, कहाँ चला नादिर? चौधरी, मुझे अब जाने दे, जिम्मेदारनी मेरा इंतजार करती होगी। नादिर खान चला गया। रहीमदाद सख्त जहनी खलफशार में मुब्तला था। वो बेचैनी के आलम में आहिस्ता आहिस्ता कमरे में टहलने लगा। उस रात भी वो देर तक जागता रहा। जनवरी का महीना ख़त्म हो रहा था, मगर सर्दी में कमी ना आई थी, बल्कि कुछ और बढ़ गई थी। दिन चढ़ चुका था। सरमा की हल्की हल्की धूप हर तरफ फैली हुई थी। रहीमदाद नाश्ता करने के बाद सहन में आ गया था और कुर्सी पर धूप में बैठा था। वो परेशानी में मुब्तला था। उसे रह रह कर नादिर की बातें याद आ रही थी। वो एहसान अली शाह के पास जाने और उससे मिलने का मंसूबा बना रहा था। रहीमदाद को सहन में पहुंचे ज्यादा देर न गुजरी थी कि जमीला जीने से नीचे उतरी। उसने रहीमदाद को धूप में बैठे हुए देखा। वो ताजा के पास जाने के लिए निकली थी, मगर कुछ सोचकर उसने ताजा के पास जाने का इरादा तर्क कर दिया। मुड़ी और रहीमदाद की जानिब बढ़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। नौकर ने फौरन उसके लिए कुर्सी लाकर रख दी। जमीला ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, चौधरी, तू कुछ परेशान परेशान दिखाई दे रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? जमीला के रवैये में पहली सी हमदर्दी और लगाव था। रहीमदाद ने उसे महसूस किया। नरम लहजे में गोया हुआ, जिम्मेदारनी, तबीयत वैसे ठीक ही ठाक है, पर खाली बैठे बैठे दिल घबराता है। कोई कामकाज तो करने को है नहीं। बड़ा जमींदार बनने में यही तो कठिनाई है। वो मुस्कुरा कर बोली, तूने ऊपर से मैनेजर भी लगा रखा है। तेरे लिए अब करने को रह क्या गया है? इसी कारण तो जागीरदार और बड़े जमींदार रस्सागिरी का धंधा करते हैं। मज़ारों की जवान घरवालियों और कुड़ियों को उठा लेते हैं। वो बेतकल्लुफी से खिलखिला कर हंसी। पिंड में मन नहीं लगता तो लाहौर या किसी दूसरे शहर में कोठियां और बंगले बनवाते हैं। मैनेजर और मुंशी जमींदारी चलाते हैं और वो ऐश करते हैं। शराब और दारू पीते हैं, नित नए ब्याह रचाते हैं, ड्राइंग रूमों में बैठकर सियासत लड़ाते हैं। मन बहलाने के लिए कोई तो शुगल होना चाहिए। उसने रहीमदाद की जानिब देखा। और सियासत के मशगले में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जागीर और जिम्मेदारी कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है। इसके साथ साथ ऐश करने के लिए आमदनी भी बढ़ती जाती है। रहीमदाद ने मुस्कुरा कर कहा, तू भी तो लाहौर जाना चाहती है। मैंने कौन सी सियासत लड़ानी है? जमीला ने फौरन सफाई पेश की। मैं तो गुड्डो और नैना की पढ़ाई के लिए लाहौर जाना चाहती थी। सोचा था वहाँ किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी। मेरी आशा एमए करने की है। जिम्मेदारनी, इतना तूने पढ़ लिया, अब और पढ़कर क्या करेगी? रहीमदाद ने उसे समझाने की कोशिश की। तू अपने स्कूल को सरकारी बनाने की कोशिश कर रही थी, चली गई तो क्या बनेगा? यही सोचकर तो मैंने लाहौर जाने का इरादा छोड़ दिया। तुझे तो पहले ही बता चुकी हूँ। जमीला का लहजा संजीदा हो गया। स्कूल का मामला ठीक हो जाए तो मैं डिस्पेंसरी बनाने का काम शुरू कर दूंगी। तुझे तो पता ही है मैं डिस्पेंसरी क्यों बनाना चाहती हूँ। वही डॉक्टर वीरेंद्र वाली गल है ना? रहीमदाद ने कयास आराई की। लगता है तू अभी तक उसे भूली नहीं। बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो कभी भूलने वाली नहीं होती। उसने ठंडी सांस भरी। उसके चेहरे पर दुख का साया फैल गया। उसकी तो बात ही और है। मैं तो अल्लाह वसाया को भी नहीं भूल सकी। जब तक उसके दोनों बच्चे मौजूद हैं, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ?
क्या किया जाए ज़मींदारनी, रब की यही मर्जी थी। रहीमदाद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, उसके नसीब में यही लिखा था। अल्लाह वसाया ने तो किसी की हत्या नहीं की थी, पर उसे कत्ल कर दिया गया। जमीला ने रिक्कतंगेज लहजे में कहा, जीरा ने अपनी घरवाली लाडो के साथ उसके यार सलीम का भी खून कर दिया। अब पुलिस रिमांड पर हवालात में पड़ा है, मिन्नतें करता है, पछताता है। तुझे कैसे पता चला जीरा पछताता है? रहीमदाद ने इस्तफसार किया। वो तो खुद ही थाने गया था, तूने रोका तो तेरी बात भी नहीं सुनी। उस समय तो उसके सर पर खून सवार था, वो अपने होश ही में कब था? जमीला ने रहीमदाद को बताया, पिछले दिनों उसका पियो दीन मोहम्मद आया था, रोता था, जीरा का हाल बताता था। जवान पुत्र है, उसे तो दुखी होना ही चाहिए, उसकी तो जीवन भर की कमाई है। उसने अपनी शॉल उतार कर जानों पर रख ली, उसका गुलाबी चेहरा धूप की तमाजत से तिमतिमा रहा था, पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे झिलमिला रहे थे। दीन मोहम्मद अब क्या चाहता है? जीरा की जमानत कराना चाहता है, वकील खड़ा करके केस लड़ाना चाहता है। इसी कारण मेरे पास आया था, उसी के लिए मैंने अपने वकील उस्मान रंधावा को बुलाया था। रहीमदाद उसकी बात सुनकर मुखमसे में पड़ गया। जमीला की बातों से यही अंदाजा होता था कि उसका लाहौर जाने का कोई इरादा नहीं। उसने वकील को भी किसी बीनामी की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि जीरा के मुकदमे की पैरवी की खातिर बुलाया था। मगर नादिर खां का बयान कतई मुख्तलिफ था। उसने वकील के मुंशी से जो कुछ सुना था और जो दस्तावेजात अपनी आंखों से देखी थी, वो सारी ही तफसीलात ना सिर्फ बेहद परेशान कुन थी, बल्कि इस सिलसिले में जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत थी। जमीला और नादिर खान में से कौन सच्चा था और कौन झूठा, किसका बयान दुरुस्त था और किसका गलत, रहीमदाद के लिए यह फैसला करना मुश्किल था। इस मामले में एहसान शाह ही उसकी रहनुमाई कर सकता था। वो पुराना घाघ और जहां दीदा था, वो रहीमदाद की रहनुमाई और मदद करने की पूरी सलाहियत रखता था। रहीमदाद को गुमसुम देखकर जमीला ने पूछा, चौधरी किस सोच में पड़ गया? सोच रहा था कुछ दिनों के लिए मुल्तान चला जाऊं, रहीमदाद ने जवाब दिया। उधर मेरा एक पुराना मिलने वाला है, उसके साथ अच्छा वक्त गुजर जाता है। तुझ पर किसी नई अलॉटमेंट की धुन तो सवार नहीं हो गई? वो हंस कर बोली, नहीं जिम्मेदारनी, ऐसी कोई गलबात नहीं। उसने जमीला को मुतमईन करने की कोशिश की। यहां दिल घबराता है, उसके पास गया तो शिकार खेलूंगा। तैनू तो पता नहीं, पहले मैं शिकार का बहुत रसिया था। पिछले दिनों जब मुल्तान और भक्कर में था तो ज्यादा दिन शिकार खेलने में ही गुजरे। मेरी आशा है कि ताजा की जंज चढ़े तो उसके ससुराल वालों का तू स्वागत करे। तेरे सिवा इधर कौन ऐसा है? जमीला ने नरमी से कहा, मुकलावे के समय तो तेरा मौजूद होना बहुत जरूरी है। तू ताजा के सर पर प्यार से हाथ फेरेगा, उसे विदा करेगा। वो तो अपने पिंड ही की नहीं, इस घर की बेटी है। उसका लहजा मान गमनाक हो गया। उस बेचारी का तो न प्यो है न भ्रा। ऐसे में तेरा इधर होना बहुत जरूरी है। आगे तेरी मर्जी। उसने गिला किया, जो मन करे वैसा कर, मैं क्या कह सकती हूं। फिक्र न कर जिम्मेदारनी, मैं जंज पहुंचने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। रहीमदाद ने जमीला को बाबर कराने की कोशिश की। वैसे जंज के आने में तो अभी हफ्ते भर से ज्यादा रहता है। अभी तो जनानियों की शोरा शोरी है। मैं तो इधर रहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकता। वो खुलकर मुस्कुराया। वैसे तो जी नादिर मौजूद है, फैर फिक्र काहे की? जाना चाहता है तो चला जा। जमीला ने उसे रोकने पर ज्यादा इसरार न किया, पर जंज आने से पहले ही जरूर आ जाना, वरना मुझे दुख होगा। कैसी बात कर रही है जमींदारनी? तुझे दुख पहुंचाने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसने किसी कदर जोशो खरोश का इजहार किया। जैसा तू कह रही है बिल्कुल वैसा ही करूंगा, तू बिल्कुल फिक्र न कर। रहीमदाद ने अपनी बात खत्म ही की थी कि जन्नत आ गई। जन्नत ने करीब पहुंचकर रहीमदाद से कहा, चौधरी तूने जिम्मेदारनी को इधर बातों में लगा रखा है, उधर सब ही उसका इंतजार कर रहे हैं।
ताजा तो बार बार पूछ रही है। रहीमदाद खामोश रहा। जमीला उठकर खड़ी हो गई। उसने शाल ओढ़ी और जन्नत के हमराह चली गई। रहीमदाद भी ज्यादा देर सहन में न ठहरा, उठकर अपने कमरे में चला गया। नादिर खां के लाए हुए सूटकेस में उसने कपड़े और सफ़र का ज़रूरी सामान रखा। तांगा बुलवाया, हवेली से बाहर निकला, तांगे में सवार हुआ और एहसान शाह के गांव पीरावाला जाने के लिए लाहौरी स्टैंड की जानिब रवाना हो गया। मगर जब वो कोटला हरकिशन की हुदूद से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा दीना सामने से आ रहा है। उसे देखते ही रहीमदाद घबरा गया, लेकिन दीना उसे देख न सका। आतिशदान में अंगारे दहक रहे थे। उनकी गहरी सुर्ख रोशनी कमरे में फैली थी। बाहर सर्द हवा दरख्तों में फड़फड़ा रही थी। रात ठंडी और सुनसान थी। रहीमदाद और एहसान शाह आतिशदान के करीब आमने सामने बैठे थे। बीच में मेज़ थी। मेज़ पर गिलास थे, विस्की की बोतल थी और पानी से भरा हुआ शीशे का जग था। एहसान शाह के बुशरे से गौर व फिक्र के तासुरात अयां थे। उसने गिलास उठाकर होंठों से लगाया और विस्की का घोंट भर के रहीमदाद से मुखातिब हुआ। चौधरी, इसका मतलब यह हुआ कि जमीला सारी तैयारियां कर चुकी है। उसने अपनी ज़मीन का सौदा किया, वकील से बीनामा भी करा लिया। वो लाहौर जा रही है और वकील की मार्फत उसने वहां मकान भी किराए पर ले लिया है। नादिर खान ने तुझे यही बताया है ना? उसने रहीमदाद के चेहरे को गौर से देखा। तूने जमीला से भी ठोह लगाने की कोशिश की थी, वो क्या कहती है? जमीला से मेरी बातचीत हुई थी, रहीमदाद ने जवाब दिया। उसकी बातों से तो कुछ पता नहीं चलता, बल्कि ऐसा लगता है कि ना तो वो ज़मीन बेचने का कोई इरादा रखती है और ना ही लाहौर जा रही है। तूने कैसे ये अंदाज़ा लगाया? बात यह है शाहजी, वो तो अपने स्कूल को सरकारी बनाने की कोशिश कर रही है। इस काम के लिए वो पिछले दिनों मोंटगोमरी में डिप्टी कमिश्नर से भी मिली थी। कहती थी उसने मदद करने का वादा किया है। रहीमदाद मजीद बताना चाहता था, मगर एहसान शाह ने उसे आगे बोलने न दिया। स्कूल तो सरकारी बनना बनाना नहीं। उसके लहजे में झुंझलाहट और तलखी थी। और ना ही तू बनने देना। इस चक्कर में हरगिज हरगिज न पड़ना। तूने ये भी सोचा मज़ारों और कमियों के मुंडे पढ़ लिख गए तो मेरे और तेरे पुत्र क्या करेंगे? मैं इस बारे में पहले भी तुझसे कह चुका हूं। लगता है तूने मेरी बात पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दी। ऐसी गल बात नहीं, मैं तो तुझे ये बता रहा था कि जमीला आजकल क्या कर रही है और किस अंदाज से सोच रही है। रहीमदाद ने एहसान शाह को मुतमईन करने की कोशिश की। तू ठीक ही कह रहा है और जैसा तू कह रहा है मैं वैसा ही करूंगा। उसने बात का रुख बदला। शाहजी, स्कूल का चक्कर तो आगे की गल है। ये बता मैंने अब क्या करना चाहिए? अपनी समझ काम नहीं करती। नादिर कुछ बताता है, जमीला की बातों से कुछ और ही पता चलता है। मैं तो तेरे पास आया ही इसीलिए हूं कि तू ठीक ठीक बता। नादिर खां तुझसे गलत बात नहीं कह सकता, यह तो मुझे पक्का यकीन है। मैं ये नहीं कहता नादिर ने मुझसे झूठ बोला, पर यह भी तो हो सकता है वकील के मुंशी ही ने नादिर से गलत बात कही हो। ये मैंने इसलिए सोचा कि जमीला को जमीन बेचकर लाहौर जाना होता तो वो अपने स्कूल को सरकारी बनाने के चक्कर में क्यों पड़ती? जब उसे कोटला हरकिशन में रहना ही नहीं तो स्कूल सरकारी बने या ना बने, रहे ना रहे, उसे क्या लेना? रहीमदाद ने अपने मौक़िफ़ की तायीद में दलील पेश की। पिछले दिनों जमीला ने लाहौर जाना था, तब उसने मुझे साफ साफ बता दिया था और मैं उसे सुनते ही घबरा कर सीधा तेरे पास आया था। पर तू उन दिनों यहाँ मौजूद नहीं था। अपना मुराद खां शाहानी इधर ही मिल गया था। मैं उसके साथ भक्कर चला गया। उसके बाद से अब तुझसे मिल रहा हूँ। एहसान शाह मखमसे में पड़ गया। ज़रा देर तक नज़रें झुकाए सोचता रहा, फिर उसने नज़रें उठाकर रहीमदाद की जानिब देखा। चौधरी, ये बता जमीला का तेरे साथ बर्ताव कैसा है? ठीक ठाक ही है, रहीमदाद ने जवाब दिया। पहले तो सख्त नाराज थी और इतनी नाराज थी कि पिंड छोड़कर अपने बच्चों के साथ लाहौर जाने को कहती थी। उसने गिलास उठाकर घोंट भरा। तुझे तो पता ही है
کہ جمیلہ سے چھپ کر تیرے پاس آتا ہوں اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آتا ہوں، پر اسے پتہ چل گیا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا ایک دم بفر گئی، بات چیت کرنی چھوڑ دی، پر جب میں بھگ کر چلا گیا تو اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ ویسے سچ پوچھ تو نادر اور اس کی گھر والی جنت نے جمیلہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں زبردست کام کیا۔ نادر بہت ہوشیار بندہ ہے، میں نے خوب سوچ سمجھ کر اسے تیرے پاس لگایا ہے، آگے بھی تیرے بہت کام آئے گا، وہ بہت وفادار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نادر تجھ سے غلط گل نہیں کہہ سکتا۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب بھرپور نظروں سے دیکھا۔ چودھری، تو نے یہ بھی تو کہا تھا زمین کی بیک کے کاغذات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ کہتا تو وہ یہی تھا، رحیم داد نے اعتراف کیا۔ تب تو کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ احسان شاہ آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگا۔ تجھے جمیلہ کی باتوں پر اعتبار ہو تو ہو، پر مجھے بالکل نہیں۔ وہ پڑھی لکھی ہے، بہت تیز اور چالاک ہے، اپنے دل کی بات تجھے ہرگز نہیں بتائے گی۔ رحیم داد نے احسان شاہ سے اختلاف نہیں کیا۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، اس کے بارے میں شبہ تو مجھے بھی ہے، تبھی تو تیرے پاس مشورہ کرنے آیا ہوں۔ یہ بتا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کل سویرے لاہور جا رہا ہوں، میرا منیجر مہربان علی بھی ساتھ ہی ہوگا، وہ نادر سے بھی زیادہ ہوشیار بندہ ہے، میں اسے لگا دوں گا، وہ اپنے طور پر سب پتہ چلا لے گا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو اطمینان دلایا۔ تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شام ہی کو لوٹ آؤں گا، تب تک تو صبر کر۔ جمیلہ نے آگے کے لیے جو بھی منصوبے بنا رکھے ہیں سب کا سراغ مل جائے گا۔ یہ بالکل ٹھیک رہے گا، رحیم داد مطمئن ہو کے بولا۔ احسان شاہ خاموش ہو گیا اور گلاس اٹھا کر وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ اسے چپ دیکھ کے رحیم داد اپنی بے چینی کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ شاہ جی، کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی خاص گل ہے؟ خاص گل تو نہیں، پر مجھے تجھ سے سخت گلہ ہے۔ احسان شاہ نے رحیم داد کو تھیکی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے گلہ ہے؟ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا۔ تو نے زینت کو اپنی حویلی میں کیوں چھپا کر رکھا؟ احسان شاہ نے تلخی سے کہا۔ تینوں پتہ ہے وہ میرے کوٹ سے فرار ہو کر تیرے پنڈ پہنچی تھی، تو نے اسے میرے پاس پہنچانے کی بجائے پناہ دے کر اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ وہ تو ان دنوں حویلی میں پہنچی جب میں پنڈ میں تھا ہی نہیں، مراد خان شاہانی کے پاس بھکر میں تھا۔ شاہانی سے پوچھ لے، زینت کو تو جمیلہ نے پناہ دی تھی، مجھے تو واپسی پر اس کے بارے میں پتہ چلا۔ رحیم داد نے باور کرانے کی کوشش کی۔ شاہ جی، میں تجھ سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے بھی میں نے زینت سے کیا لینا ہے؟ احسان شاہ نے پوچھا۔ اب زینت کہاں ہے؟ اس کے رویے سے صاف عیاں تھا کہ وہ رحیم داد کی صفائی سے مطمئن ہو گیا ہے۔ وہ جلیل کے ساتھ دیپال پور چلی گئی۔ یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا جلیل اس کا گھر والا ہے۔ تیرے پاس تو وہ آیا بھی تھا؟ آیا تو تھا، تھانے دار زمان خاں کا خط لے کر آیا تھا۔ زینت اپنے گھر والے کے ساتھ چلی گئی، چلو یہ بھی ٹھیک ہی ہوا، تھی بھی ایک دم ٹھنڈی، پتھر کی طرح بے جان، ہر دم روتی ہی رہتی تھی۔ شاہ جی، میرا کہاں مان، ایسی زنانی اپنے کوٹ میں نہ رکھا کر۔ ویسے تو عام طور پر ہر زنانی جب نئی نئی آتی ہے تو ایسے ہی ٹسوے بہاتی ہے، بعد میں سب راضی خوشی ہو جاتی ہیں۔ احسان شاہ نے قہقہا لگایا۔ پر اب تو میں نے کوٹ کا بہت سا کوڑا کرکٹ صاف کر دیا، جو بھی مزارہ اپنی گھر والی لینے آیا اس سے سودا طے کیا، رقم وصول کی اور اس کا بازو سے واپس دے دیا۔ تو سچ کہہ رہا ہے شاہ جی؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں حیرت سے کہا۔ پر تو نے ایسا کیوں کیا؟ چودھری، بات سچی یہ ہے، کئی سال سے کوٹ میں پڑی تھیں، ان پر خرچ بھی بہت آتا تھا، ادھر مجھے روپے کی سخت ضرورت بھی پڑ گئی۔ رحیم داد نے دریافت کیا۔ زمین خریدنے کا ارادہ ہے؟ زمین تو اپنے پاس پہلے ہی بہت ہے، لاہور میں کوٹھی خریدی ہے، اگلے مہینے لندن سے میرا پنڈ رحمان شاہ آ رہا ہے،
उसके चेहरे पर खुशी से सुर्खी बिखर गई, आंखें जगमगाने लगी। बैरिस्टर बन गया है, लाहौर ही में रहेगा। उधर क्यों रहेगा? रहीमदाद के अंदाज में इस्तेजाब था। उसे वहां प्रैक्टिस जो करनी है, अब मुझे अपने मुकदमों के लिए वकीलों के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। एहसान शाह मुस्कुराते हुए गोया हुआ। वैसे मैं उसे सियासत में भी लाना चाहता हूं, उसका भी ऐसा ही इरादा है। चौधरी, सच पूछ तो सारे ही सियासी लीडर आम तौर पर वकील या बैरिस्टर ही होते हैं। उन्हें किसी की नौकरी चाकरी तो करनी नहीं होती, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ये वकालत और बैरिस्ट्री भी बहुत आज़ाद पेशा है। रहीमदाद को न सियासत से दिलचस्पी थी, न वकालत से, और न ही वकालत के पेशे की आज़ादी से। उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया और विस्की से शुगल करता रहा। दोनों ही खामोश थे। कुछ ही देर बाद एहसान शाह माजरत खाना अंदाज में बोला, माफ़ करना चौधरी, मैं आज तेरे साथ ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा। क्यों शाहजी? रहीमदाद तजस्सुस से बोला। बात क्या है? अभी रात तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। गल ये है जी, एहसान शाह मुस्कुरा के बोला, मैंने आज अंदर हवेली में अपनी छोटी घरवाली के साथ रोटी खानी है। वो 3 महीने से ऊपर मैके में रहकर मुल्तान से सवेरे ही आई है। चला जाना, अभी तो रात शुरू हुई है। नहीं, अब मुझे जाने दे। वो खिलखिला कर हंसा। शाम ही को उसने मुझे कह दिया था, इंतजार कर रही होगी। वड्डे घर की है, नखरे भी उसके उतने ही वड्डे और ऊंचे हैं। जैसी तेरी मर्जी। रहीमदाद ने मजीद इसरार न किया। उसने अपना गिलास उठाया, होंठों से लगाया और घटाघट चढ़ा गया। रहीमदाद गर्म कमरे में तन्हा बैठा था। काब से तले हुए मुर्ग का गोश्त नोच नोच कर खाता रहा। कमरे में खामोशी छाई थी। बाहर हवा फर्राटे भरती हुई चल रही थी। पहर रात गुजर गई। रहीमदाद तरंग में था और अपने कमरे में जाने का इरादा कर ही रहा था कि आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। रहीमदाद ने मुड़ के देखा। रहमतें दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही है। वो हौले हौले चलती हुई आतिशदान के करीब पहुंची और सर झुकाकर खड़ी हो गई। वो धस्सा ओढ़े हुए थी, उसके बावजूद सर्दी से कपकपा रही थी। उसने अपना बदन कदरे तिरछा किया और दोनों हाथ दहकते हुए अंगारों पर फैला दिए। आज सर्दी बहुत ज़बरदस्त है। खामोशी में रहमते की आवाज़ उभरी। रहीमदाद ने नज़रें उठा के रहमते को देखा। उसका सांवला चेहरा अंगारों की सुर्ख रोशनी में तांबे के मानंद दमक रहा था। उसकी आंखों में काजल था। तेल से सर के बाल चमक रहे थे। वो सुर्ख किनारे का सब्ज लाछा बांधे हुई थी और नीची नज़रों से आतिशदान में दहकते हुए लाल लाल अंगारे देख रही थी। रहीमदाद मुस्कुरा कर बोला, रहमते, की हाल है? आज बहुत सुस्त लग रही है। रहीमदाद की जानिब नजरें उठाए बगैर वो बोली, आज मेरा जी ठीक नहीं है। पैर क्यों चली आई? रहीमदाद झूम कर हंसा। रहमते, लगता है अब तू बूढ़ी हो गई है। रहमते ने ठंडी सांस भरी। शाहजी भी यही कहता है। रहीमदाद ने रहमते को देखा। मुझसे भी यही कह रहा था। अब तो वो ऐसी ही गल्ला करेगा। रहमते तिलमिला गई। 8 साल पहले जब मैं उस हवेली में आई थी तब ऐसी नहीं थी। उसका चेहरा राख बन गया। उन दिनों तो शाहजी बहुत प्यार जताता था। कहता था, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तुझसे ब्याह कर लूंगा, जिम्मेदार नहीं बनाकर रखूंगा। ऐसा इरादा था तो उसने तुझसे ब्याह क्यों नहीं किया? उसे कौन रोक सकता था? रोक तो ना जब उसे कोई सकता था ना अब। रहमते के लहजे में ज्यादा तलखी पैदा हो गई। चौधरी, सच्ची बात तो यह है, वो मुझसे कैसे ब्याह कर सकता था? मैं किसी बड़े जमींदार या जगीरदार की धी तो हो नहीं। शाहजी बड़ा जमींदार है। बड़े जमींदार का ब्याह बड़े जिम्मेदार ही की धी से हो सकता है। वो नजरें झुका के सुर्ख सुर्ख शोले तकने लगी। मेरा प्यो तो कमी था। वो कुएं से रेत मिट्टी निकालने वाला टोभा था। टोभे की कुड़ी
बड़े जिम्मेदार की घरवाली कैसे बन सकती है? वो तो सिर्फ उसका बिस्तर ही गर्म करने के काम आ सकती है। रहीमदाद को पहली बार इस हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि कोर्ट की कैदी औरतों में रहमतें जिस कदर सफ़ाक और सख्तगीर मशहूर है, अंदर से ऐसी है नहीं। ये भी गमज़दा और ज़ख्म खोरदा है। रहीमदाद ने रहमते से दरियाफ्त किया, शाह जी ने तुझे भी उठवाया होगा? नहीं जी, मैं तो मुंटगुमरी के महाजर कैंप में थी, रहमते ने बुझे हुए लहजे में बताया, बिल्कुल अकेली और बेसहारा। तेरा इधर कोई नहीं था? रहीमदाद ने पूछा। तू मुहाजिर है ना, पर तू पाकिस्तान पहुंची कैसे? क्या करेगा सुनकर, अब तो ये बहुत पुरानी गल हो गई। रहमते आतिशदान के करीब फर्श पर बैठ गई। मैंने अब तक याद है, वो जुमे का दिन था। शाहजी रजाकारों के साथ कैंप में आया। वो मुहाजिरीन में लंगर बांटने के लिए देगें भी अपने साथ लाया था। रहमते के लबों पर जहरखंद नमूदार हुआ। रजाकार लंगर बांटते थे और शाहजी लुटे पुटे बेसहारा और बेघर मुहाजिरों के हौसले बढ़ाता था। आंखों में आंसू लाकर बहुत हमदर्दी जताता था। मैं अब तक उसकी वो बातें नहीं भूली। कैसा नेक और भला बंदा लगता था। पर तू कैसे शाहजी के हत्थे चढ़ गई? वो ऐसा हुआ जी, कैंप से वापसी पर शाहजी अपनी हवेली में कामकाज के लिए 3 पनागुज़ीन जनानियों को भी साथ ले गया। 2 को तो उसने खराब करके अपने मज़ारों के हाथ बेच दिया, मुझे अपने पास रख लिया। शाहजी प्यार जताता तो मस्त होकर कहता, तू मांझे दी जट्टी है। रहमते ने शर्म से नजरें झुका ली। वैसे जी मैं माझे ही की हूँ। फसादात हुए और मेरे पिंड पर रात के अंधेरे में हमला हुआ तो मैं घर से निकलकर फसलों में छुप गई। बाद में एक काफले के साथ किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गई। उसने गर्दन को खम देकर रहीमदाद की जानिब देखा। शाहजी बताता था, तू भी गुरदासपुर का मुहाजिर है। उसने तेरे बारे में ठीक ही बताया ना? शाहजी ने ठीक कहा, मैं भी मुहाजिर हूं। रहीमदाद ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने अचानक बात का रुख बदलते हुए पूछा, तब तक तेरा ब्याह नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? 2 बच्चे भी थे। वो निहायत इत्मीनान से बोली, मेरा घरवाला लोहार था, उसका ठीक ठाक काम चलता था। वो भी पाकिस्तान आया या दूसरे मुसलमानों की तरह उधर ही शहीद कर दिया गया? वो भी बच बचाकर पाकिस्तान आ गया था। रहमते ने गहरी सांस भरी। मुझे ढूंढता हुआ शाहजी के पास आया था। बच्चे भी उसके साथ ही थे, पर शाहजी ने मुझे उससे नहीं मिलने दिया और ना जाने दिया। वो मुझे लेने ही के लिए यहाँ आया था। पर तूने तो उसके साथ जाने की कोशिश की होगी। रहीमदाद ने रहमते की आंखों में झांक कर टोह लगाने की कोशिश की। वो तेरा घरवाला था, तेरे बच्चों का प्यो था और उन्हें अपने साथ भी लाया था। चौधरी, अब तुझसे झूठ क्या बोलना। रहमते के लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। आंखों के चिराग धुंधले पड़ गए। मैं खुद उसके साथ जाने पर तैयार नहीं हुई। उन दिनों शाहजी मुझे इतना प्यार करता था जैसे मेरे लिए दीवाना हो गया हो। उसके प्यार ने मुझे अंधा कर दिया था। न बच्चे याद आए, न घरवाला, न ममता जागी, न आगे की सूझी। लगता है जैसे शाहजी ने मुझ पर जादू कर दिया था। उसने गहरी सांस भरी। बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया। ऐसा ना सोच, जो होना था हो गया। रहीमदाद ने हमदर्दी से कहा, तुझे शाहजी से नाराज नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है शाहजी अब तक तुझसे प्यार करता है। तुझे कोर्ट का इंचार्ज बना रखा है, यह मामूली गल है? चौधरी, तैनू कुछ पता नहीं। रहमते के लहजे में झुंझलाहट थी। नाराज होता है तो गुस्से में ठुड्डे मारता है, जमीन पर गिरा देता है, बालों से पकड़कर खींचता है। उसने एक हाथ उठाकर कूल्हे पर रखा। मेरी कमर में ऐसे ही दर्द नहीं होता? शाहजी ने एक बार गुस्से में जोर जोर से ठुड्डे मारे। उसके बूट से मेरी पसलियां दब गई थी।
हफ्ते भर तक तो बिस्तर पर पड़ी रही, उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। शाहजी तुझसे इतना नाराज क्यों हो गया था? रहीमदाद ने कुरेदा। कोई ना कोई तो इतनी जबरदस्त गुस्से की वजह होगी। वो जी हुआ ये कि कोर्ट से एक जनानी भाग गई। उन दिनों कोर्ट के दरवाजे पर एक ही राखा होता था। रात को उसे ऊंघ आ गई, मैं भी सो गई थी। वो चुपके से न जाने कब निकल गई। पर तेरा इसमें क्या कसूर हुआ? तू रात भर तो जागने से रही, तुझे तो सोना ही था। इसमें कौन सी गलत बात हुई? शाहजी तो ये नहीं समझता। सवेरे उसे पता चला तो ऐसा गर्म हुआ कि बिल्कुल पागल हो गया। राखे को तो उसने उल्टा लटका कर करिंदों से पिटवाया। रहमते का चेहरा मुरझा गया। मुझे उसने कमरे में बंद किया और ठोकरों से मार लगाई। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। पिछले दिनों जीनत भी तो यहां से भाग गई थी, तब भी शाहजी ने तुझे इसी तरह मार लगाई होगी। रहीमदाद ने पूछा। वो कोर्ट से नहीं, मेहमानों के कमरे से भागी थी, रहमते ने वजाहत की। शाहजी ने उसके भागने पर शीदे को ऐसी दबा के मार लगाई कि अब तक मंजी से नहीं उठा। एक हाथ टूट गया, उस पर पट्टी बंधी है, हरदम पड़ा हाय हाय करता है। उसने रहीमदाद की जानिब देखा। तभी तो शाहजी ने इधर मेरी ड्यूटी लगाई है। मुझे तो कोर्ट के अंदर जनानियों की देखभाल और निगरानी करनी होती है। जब भी शीदा नजर नहीं आया, एक दूसरा ही बंदा उसकी जगह हर काम करता रहा। रहीमदाद ने कदर तामुल के बाद रहमते से दरियाफ्त किया। तुझसे तो शाहजी ने कुछ नहीं कहा, मगर सवाल का जवाब मिलने से पहले उसने खुद ही सफाई पेश की। वैसे तेरी तो गलती भी नहीं थी। इससे क्या होता है जी? रहमते के चेहरे पर खौफ की परछाई मंडलाने लगी। वो मुझसे भी सख्त नाराज हुआ। मुझे अपने कमरे में बुलाया, गुस्से से आंखें निकालकर ऐसे जोर से ठड्डा मारा कि मैं गिर पड़ी, पर उसके बाद कुछ न बोला। पर शीदे को तो उसने जबरदस्त पिटाई की। तुझे तो सिर्फ एक ठुड्डा मारकर छोड़ दिया। बाद में उसने जो चोट लगाई वो ठुड्डे से भी ज्यादा सख्त थी। क्या किया उसने? रहीमदाद के लहजे में तजस्सुस था। तेनू पता है उसने मुझे क्या कहा? रहमते आतिशदान में दहकते हुए अंगारे तकने लगी। पहले तो वो नंगी नंगी गाला निकालता रहा, फिर गुस्से से चीखा, तू अब बुढ़ी हो गई है, बिल्कुल बुढ़ी खोसिट। मैनू ऐसी रन की जरूरत नहीं, तू यहां से चली जा। मैं तेरा और तेरे बच्चों का खर्चा अब नहीं उठा सकता। सुन लिया तूने चौधरी? उसने ठंडी सांस भरी, करीब रखा हुआ पोकर उठाया और लकड़ी का दस्ता पकड़कर लोहे के आंकड़े से राख की तह के नीचे दबे हुए अंगारे कुरेदने लगी। आतिशदान में आंच तेज हो गई, कोयले दहकने लगे, कमरे में बिखरी हुई सुर्खी गहरी हो गई। तू ही इंसाफ से बता, बच्चे में अपने साथ तो नहीं लाई थी? रहीमदाद ने कुछ नहीं कहा, मगर रहमते ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। चौधरी, तू क्या सोचने लगा? सोच रहा था शाहजी ने अगर तुझे निकाल दिया तो कहाँ जाएगी? यही तो मैं सोचती रहती हूँ। उसकी आवाज में कसक थी। ये बता रहमते, तेरा घरवाला अब कहाँ है? मैनू तो जी इसके बारे में कुछ पता नहीं, जाने जिंदा है कि मर गया। रहमते ने बताया। तैनू मालूम है मैं तो हवेली से बाहर जाती ही नहीं, शाहजी की बिल्कुल इजाजत नहीं। शाहजी तुझे तनख्वाह शनख्वाह भी देता है? तौबा करो जी, वो क्या तनख्वाह देगा, कभी एक पैसा भी नहीं देता। वो लम्हे भर खामोश रही। पर इतना ज़रूर है, मेहमानों से कभी कभार कुछ मिल जाता है। सरदार मुराद खान शाहानी वड्डे दिल वाला है। उसके बुझे हुए चेहरे पर उजाले की रमक उभरी। एक बार तो उसने मुझे इकट्ठे 13 रुपए दिए थे। रहीमदाद ने जेब में हाथ डालकर 10-10 के 3 नोट निकाले और रहमती की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराया। ले, ये भी 13 रुपए हैं। अब तो राजी खुशी है? उसने हल्का कहकहा लगाया। इन्हें रख ले और अब जाके आराम कर। रहमते ने नोट लेकर लाचे के डब में निहायत एहतियात से रखे। उसके चेहरे पर मसरत की लहर दौड़ गई। तू अब भी जाग रहा है ना? वो राजदाराना लहजे में बोली।
रहीमदाद ने बेचैनी से पूछा, क्यों, क्या बात है? रहमतें कुछ नहीं बोली, मुड़ी और खामोशी से बाहर चली गई। रहीमदाद खामोश बैठा विस्की की चुस्की लगाता रहा। आतिशदान में अंगारे दहक रहे थे। उनकी सुर्ख सुर्ख रोशनी दरो दीवार पर बिखरी हुई थी। कमरा खूब गर्म था और रहीमदाद नशे से झूम रहा था। दरवाज़ा आहिस्ता से चरचराता हुआ खुला। रहीमदाद ने चौंक कर देखा, सामने रहमतें खड़ी है। उसने हाथ से इशारा किया, चौधरी आ मेरे साथ। रहीमदाद उठा मगर लड़खड़ा कर फिर अपनी जगह पर बैठ गया। मुझे कहीं नहीं जाना, उसने बेजारी से कहा। चौधरी तूने आज बहुत पी रखी है, रहमते ने मुस्कुरा कर कहा। तुझे अब अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। वो आगे बढ़ी और रहीमदाद के करीब पहुंच गई। चौधरी अब खड़ा हो जा। रहीमदाद उठकर खड़ा हो गया। रहमते ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थाम लिया। दोनों संभल संभल कर चलते हुए कमरे से बाहर निकले और बरामदे में आ गए। हर तरफ फू का आलम था। शदीद सर्दी थी। हवा सरसराती हुई चल रही थी। दोनों सर्दी से कपकपाते हुए आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट गहरे सन्नाटे में रुक रुक कर उभर रही थी। बरामदे के आगे बागीचा था। बागीचे की बैरूनी चारदीवारी के पास सरस के एक घने दरख्त के नीचे कोठड़ी थी। कोठड़ी का दरवाज़ा खुला था। दहलीज के पास पहरेदार चादर ओढ़े खामोश बैठा आग ताप रहा था। आहट सुनकर वो जोर से खनकारा। नजरें उठाकर उसने बरामदे की सिमत देखा और करीब रखी हुई लालटेन उठाई। कौन है? रहमते बढ़ती हुई बरामदे के आखिरी सिरे पर पहुंच गई। एक कमरे के दरवाजे के सामने ठहर के उसने रहीमदाद से कहा, चौधरी मैंने अब कोर्ट में जाना है। उसने पहरेदार की तरफ हाथ उठाकर कहा, नवाज मौजूद है? तेरे कमरे के दरवाजे पर कोई राखा नहीं रहेगा। आज सर्दी बहुत ज्यादा है। उसने रहीमदाद को इत्मीनान दिलाया। नवाज रात भर जागता रहेगा। कोई ज़रूरत हो तो उसे कह देना। मैं अब सवेरे तेरे पास आऊँगी। तैनू पता है शीदा बीमार है। तेरी देखभाल मैंने ही करनी है। रहमते ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का एक पट खोला। अब तू अंदर जा। रहीमदाद कमरे में चला गया। रहमते बाहर रह गई। रहीमदाद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा खासा कुशादा था। उसके दो हिस्से थे। आगे के हिस्से में पुरानी वजह का भद्दा सा सोफा सेट पड़ा था। मेज थी, कुर्सियां थीं। पिछले हिस्से में ख्वाबगाह थी। दोनों हिस्सों के दरमियान पर्दा पड़ा हुआ था। रहीमदाद ने पर्दा हटाया और ख्वाबगाह में चला गया। एक कोने में ऊंचा स्टूल था। उस पर लैंप रोशन था। कमरे के एक गोशे में मसहरी थी। मसहरी के सिराने खिड़की थी, वो बंद थी। मसहरी से जरा हटकर पुख्ता चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर दीवार में मुख्तसर रोशनदान था। चबूतरे पर रखी हुई अंगीठी में अंगारे दहक रहे थे। रहीमदाद ने लैंप की रोशनी में देखा, अंगीठी के पास फर्श पर एक नौजवान औरत सर झुकाए बैठी है। वो खेस ओढ़ी हुई थी। अंगारों की गहरी सुर्ख रोशनी में उसका चेहरा गुलाबी नजर आ रहा था। रहीमदाद अंगीठी के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। औरत सुकड़ी सिमटी चुप बैठी रही। रहीमदाद ने नर्म लहजे में पूछा, तेरा ना की है? वो लरसती हुई आवाज में बोली, मेरा ना जी हाजरा है। उसने रहीमदाद की जानिब देखा नहीं। उसकी आंखों में दुम्बाला काजल और बालों में तेल था। रहीमदाद ने हाथ बढ़ाया और हाजरा के सर से झट खेस हटा दी। उसका पूरा चेहरा सामने आ गया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसका बदन और सिमट गया। उसके चेहरे से इज़्तिराब अयां था। रहीमदाद मुस्कुरा कर बोला, ज़रा गर्दन तो ऊंची कर। मगर उसने गर्दन न उठाई, बल्कि कुछ और सुकड़ गई। रहीमदाद ने उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। हाजरा की पलकें झुकी हुई थीं। आंसुओं के दो कतरे ढलक कर उसके रुखसारों पर बिखर गए। अरे तू रो रही है? रहीमदाद बुझे हुए अंदाज में बोला, लगता है नई नई यहाँ आई है। वो चुप बैठी रही। रहीमदाद की कैफियत लम्हा ब लम्हा बदल रही थी। नशे का ऐसा तेज रेला आया कि उस पर वहशत तारी हो गई। उसने झुंझलाकर हाजरा की खेस खींचकर एक तरफ फेंक दी। हाजरा दुपट्टा नहीं ओढ़े हुए थी। उसने दोनों हाथों से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश की। वो फूलदार झुग्गी पहने हुए थी। लाचा हल्का नीला था। पिंडलियों में चांदी की पटड़ियां पड़ी हुई थीं।
रहीम दाद डगमगा कर कुर्सी से गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाला और जेब से 10-10 के 2 नोट निकालकर हाजरा की तरफ बढ़ा दिए। ले, ये रख ले। वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया। रख ले। हाजरा ने नोटों की तरफ नज़र उठाकर भी न देखा। आजिज़ी से बोली, मैं कंजरी नहीं हूँ। तू कोई भी हो, अब तो यहाँ आ ही गई। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आई। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, मैं तो अपने घर में मंजी पर बैठी थी। घर वाला फसलों को पानी लगाने के लिए आड़ का निक्का खोलने गया था। पानी लगाने की उसकी बारी रात ही को आती है। हाजरा की आजिज़ी से रहीम दाद मुतासिर न हुआ। उसने मुस्कुराकर बेनियाजी से पूछा, तू घर में बिल्कुल अकेली थी? हाँ जी, अकेली थी, यही समझ लो। दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। फिर क्या हुआ? रहीम दाद नखवत से बोला, मुझे 3 बंदे वेहड़े की दीवार पर नजर आए। हाजरा सहमे हुए अंदाज में बोली, उस वक़्त मेरी आंख खुली हुई थी। उनके मुंह पर मुंडासे बंधे थे। वो दीवार से उतरकर नीचे आ गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर झट मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर तूने क्या किया? वो मुझे उठाकर यहाँ ले आए। हाजरा ठंडी सांस भर के बोली, मेरा घरवाला जाने क्या सोचता होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। घरवाले को पता नहीं तू यहाँ है? लगता है उसे पता नहीं। उसे पता होता तो मुझे लेने जरूर आता। हाजरा, तेरे घरवाले का क्या नाम है? उसका नाम आलम है। क्या तू उसे जानता है? नहीं। रहीम दाद उठकर खड़ा हो गया और चंद लम्हों तक खुमारालूद नजरों से घूरता रहा। फिर उसने झुककर अचानक हाजरा का बाजू पकड़ा। बातें बंद कर, रात बहुत हो गई है। हाजरा ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर रहीम दाद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। रहीम दाद गहरी नींद सो रहा था। यकायक कमरे में आहट हुई। रहीम दाद की आंख खुल गई। गहरी खामोशी में ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता गुर्रा रही हो। रहीम दाद ने दोबारा सोना चाहा, लेकिन उसकी नींद उचाट हो चुकी थी। उसने करवट बदली तो महसूस हुआ कि हाजरा कमरे में नहीं है। रहीम दाद ने सोचा, सवेरा हो गया है, मगर बाहर गहरा सुकूत था। वो कुछ देर लेटा गौर करता रहा, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। वो उठकर बैठ गया। लैंप स्टूल के बजाय फर्श पर रखा था और स्टूल गायब था। रहीम दाद ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 1 बजने वाला था। उसने हैरत से आंखें फाड़कर इधर उधर देखा, मगर हाजरा कहीं नजर नहीं आई। अलबत्ता अंगीठी के पास उसकी खेस पड़ी थी। रहीम दाद घबरा कर बिस्तर से नीचे उतरा, जूते पहने और फौरन कमरे के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ा। पर्दा सिरका हुआ था। रहीम दाद ने आगे बढ़कर देखा। खौफ और दहशत से उसकी आंखें फट गईं। रहीम दाद की आंखों के सामने निहायत हौलनाक मंजर था। हाजरा छत से लटकी हुई थी। उसके पैरों के नीचे स्टूल पड़ा था। हाजरा के नीले लाचे का एक पल्लू छत की कड़ियों में एक कुंडे से बंधा हुआ था और दूसरे पल्लू का फंदा बनाकर उसने अपनी गर्दन में डाल लिया था। हाजरा की आंखें फटी हुई थीं। जबान होठों के बाईं गोशे से लटक रही थी। उसका गुलाबी चेहरा स्याह पड़ गया था और गर्दन खिंचकर लंबी हो गई थी। रहीम दाद बदहवास होकर कमरे से बाहर निकला और बरामदे में पहुंच गया। सर्द हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया, मगर उसने सर्दी की परवाह नहीं की। तेजी से पहरेदार नवाज की कोठरी के जाने बढ़ा। नवाज सुलगती आग के सामने बैठा था। रहीम दाद करीब पहुंचा तो वो परेशान होकर खड़ा हो गया। चौधरी, तू इतनी रात को इधर कैसे आ गया? बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा है। गल की है? शीदा किधर है? रहीम दाद ने पूछा। वो तो जी बीमार पड़ा है, कई रोज से नहीं आया। रहीम दाद को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। मैनू पता है वो बीमार है। मेरा मतलब है, रहमतें कहाँ है? तू जाकर उसे फटाफट बुला ला। कोई खास गल है जी? नवाज ने परेशान होकर दरियाफ्त किया। खास ही गल है, बाद में बताऊंगा। तू पहले रहमते को यहाँ बुला कर ला। नवाज ने मुस्तैदी से अपनी मलगजी चादर सर और कानों के गिर्द लपेटी। सर्दी से कपकपा कर बोला, चौधरी, तूने चद्दर भी नहीं ओढ़ रखी। रहीम दाद ने कुछ नहीं कहा, गुमसुम खड़ा रहा। नवाज आगे बढ़ा और दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। रहीम दाद कोठड़ी में चला गया। दहलीज के पास उपले सुलग रहे थे।
رحیم داد نے دونوں ہاتھ جھٹ آگ پر پھیلا دیے۔ ہوا درختوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، ہر طرف ویرانی تھی، سناٹا تھا۔ رحیم داد خوفزدہ نظروں سے بار بار کمرے کی جانب دیکھتا۔ کمرے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا، درختوں تلے آہٹ ابھری۔ رحیم داد نے قریب رکھی ہوئی لالٹین کی دھندلی روشنی میں دیکھا، رحمتیں اونی دھسا اوڑھے تیز تیز قدم اٹھاتی حیران و پریشان کوٹھڑی کی طرف آ رہی ہے۔ نواز بھی اس کے ساتھ تھا، دونوں کپ کپا رہے تھے۔ رحمتیں نے قریب پہنچ کر پوچھا، چودھری تو نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی آنکھیں کچی نیند سے جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے رحیم داد کو غور سے دیکھا۔ چودھری تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ ہاجرہ کدھر ہے؟ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوٹڑی سے نکلتے ہوئے اس نے رحمتے سے کہا، میرے ساتھ کمرے میں آ۔ وہ آگے بڑھا، رحمتے اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ نواز بھی ان کے ساتھ تھا۔ تینوں نے باغیچہ طے کیا اور سیڑھیوں پر چڑھ کر برہمدے میں پہنچے۔ رحیم داد کمرے کے دروازے پر ٹھٹک گیا۔ رحمتے کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اندر جا کر دیکھ۔ رحمتے اور نواز کمرے میں چلے گئے۔ رحیم داد بھی سہما ہوا ان کے پیچھے پیچھے بڑھا، مگر دہلیز کے قریب رک گیا۔ سامنے چھت سے ہاجرہ کی برہنہ لاش لٹکی ہوئی تھی۔ رحمتے کے چہرے سے وحشت برسنے لگی۔ ہائے ربا، یہ کیا ہوا؟ رحمتے نے سراسیمہ ہو کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چودھری یہ کیا ہو گیا؟ میں تو سو رہا تھا، رحیم داد نے بے چارگی اور بے بسی سے کہا۔ کھٹ پٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے فرش پر پڑے ہوئے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے یہ گرا تھا۔ رحمتیں پردہ سرکا کر خوابگاہ میں گئی، بستر سے چادر اٹھا کر لائی، میز پر چڑھی۔ اس نے جلدی جلدی ہاجرہ کی برہنہ لاش کے گرد چادر لپیٹ دی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ رحمتیں جلد ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نواز بھی اس کے ساتھ نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ رحمتیں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر برآمدے میں سہمی بھی کھڑی رہی۔ رحیم داد اور نواز کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ رحمتیں نے دھسا ایک بار پھر اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹا اور رحیم داد سے بولی، چودھری میں شاہ جی کو جا کر خبر کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھر تھراہٹ تھی، پر وہ ایک دم گرم ہو جائے گا، ننگی ننگی گالا نکالے گا۔ تیری اس میں کیا غلطی؟ رحیم داد نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ کسی کی بھی غلطی نہیں ہے، یہ تو ہاجرہ نے خود کیا ہے۔ رحمتیں نے خوفزدہ آواز میں کہا، پر شاہ جی کیسے جانے گا؟ نیند سے اٹھنے پر اور سردی میں باہر آنے پر ویسے ہی اس سے غصہ چڑھا ہوگا۔ میری ایک نہیں سنے گا۔ بتا چودھری میں کیا کروں؟ اس معاملے میں میرا کیا دوش؟ رحیم داد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، پر ہاجرہ نے ایسا کیوں کیا؟ رحمتیں نے نظر بھر کر رحیم داد کو دیکھا۔ اس کے اودے اودے ہونٹوں پر زہرخند تھا۔ چودھری یہ گلاں چھوڑ، تو نواز کے پاس جا کر بیٹھ، میں شاہ جی کے پاس جاتی ہوں۔ فوراً اسے بتانا ہوگا، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ رحیم داد اور نواز کوٹھڑی میں رہ گئے اور آگ تاپنے لگے۔ دونوں گم سم اور سہمے ہوئے تھے۔ نواز نے آہستہ سے کہا، چودھری تو بہت ڈرا ہوا لگ رہا ہے، فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی ایک رن ایسے ہی خودکشی کر چکی ہے، پر اس نے گردن میں پھندا نہیں ڈالا تھا۔ وہ کون تھی؟ اس نے کیا کیا؟ رحیم داد نے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تو جی لیمپ سے تیل نکال کر کپڑوں پر چھڑکا، کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ نواز نے رحیم داد کو بتایا۔ برسات کی اندھیری رات تھی، اوپر بادل گھرے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑوں پر آگ لگا لی۔ میں پہنچا تو وہ بہت جل چکی تھی، سمجھو سسک رہی تھی۔ نواز تھا تو ادھیڑ، مگر اس کا جسم ابھی تک مضبوط اور کسا ہوا تھا، نڈر اور حوصلہ مند بھی تھا۔ رحیم داد نے دہشت زدہ لہجے میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی لاش شاہ جی نے نہر کے کنارے کئی میل دور ادھر جھنگر میں پھینکوا دی تھی۔ رات ہی کو جانوروں نے گوشت نوچ نوچ کر لاش اتنی بگاڑ دی کہ پہچاننے نہیں آتی تھی۔ کیا اس بار بھی وہ ایسا ہی کرے گا؟ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا۔ پتہ نہیں جی، اس دفعہ لاش کا کیا بنے؟ نواز نے آگ کریدتے ہوئے کہا۔ ویسے باغیچے کے اس طرف درختوں کے نیچے پہلے بھی 2 لاشیں دبائی گئی تھیں۔
اس نے ہاتھ اٹھا کر جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کو تو جی نشے میں شاہ جی کے یار نواب امتیاز علی خان ایوان نے گلا دبا کر مار ڈالا تھا۔ وہ لاہور میں ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ادھر بہت آنا جانا تھا، پر اب اس کا آنا جانا کم ہو گیا ہے، بہت دنوں سے تو آیا ہی نہیں۔ ویسے اس کے پتر سے شاہ جی کی ایک دھی بیاہی ہوئی ہے۔ رحیم داد سخت پریشان تھا۔ گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے اس نے پوچھا، نواز تو یہاں کب سے لگا ہوا ہے؟ 15 سال سے تو اوپر ہو گئے ہوں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، ہاں جی اتنا ہی عرصہ ہوا ہوگا۔ پاکستان بننے سے بہت پہلے میں شاہ جی کے پاس لگ گیا تھا۔ ان دنوں تو جی تگڑا جوان ہوتا تھا، ساری جوانی یہاں ختم کر دی۔ میں نے کیا کیا نہیں دیکھا، رحمتیں بھی میرے سامنے ہی آئی تھی۔ تو نے رحمتیں سے بیاہ کیوں نہ کر لیا؟ تیرے ٹکر کی ہے؟ رحیم داد نے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے اسے چھیڑا۔ نہیں جی، اب بھی اس کا نخرا بہت ہے۔ ویسے جی میری اپنی گھر والی ہے، حویلی کے اندر نوکرانی ہے، وہ رحمتیں سے بہت خار کھاتی ہے۔ حویلی کی ساری ہی زنانیاں اور زمیندارنیاں رحمتیں سے خار کھاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رحمتیں بھی بہت تیز ہے، تینوں پتہ نہیں، بہت کڑوی اور جھگڑالو ہے۔ برآمدے کے پختہ فرش پر رات کے پرہول سناٹے میں آہٹ ابھری۔ رحیم داد نے دھندلی روشنی میں دیکھا، احسان شاہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ کمبل اوڑھے ہوئے تھا، اس کے پیچھے رحمتیں سر جھکائے چپ چاپ چل رہی تھی۔ رحیم داد اور نواز اٹھ کر تیز قدموں سے احسان شاہ اور رحمتیں کے قریب پہنچ گئے۔ احسان شاہ نے نظر بھر کر رحیم داد کو دیکھا مگر خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر جا کر ٹھہر گیا۔ رحیم داد، رحمتیں اور نواز جہاں تھے وہیں رک گئے۔ احسان شاہ کے اشارے پر نواز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ احسان شاہ اندر داخل ہوا۔ نواز اور رحمتیں نے بھی اس کے ساتھ کمرے کی دہلیز عبور کی۔ رحیم داد دروازے کے باہر ہی کھڑا رہا۔ احسان شاہ نے ہاجرہ کی لاش دیکھی اور فوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ رحمتیں بھی باہر آ گئی، نواز بھی۔ رحمتیں نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا۔ احسان شاہ نے نواز سے کہا، تو جا کر مہربان علی کو بلا لا۔ نواز نے لالٹین رحمتیں کے حوالے کی اور برآمدے کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ احسان شاہ نے اسے ٹوکا، ٹھہر جا۔ نواز رک گیا۔ احسان شاہ نے کہا، مہربان کے آنے تک میں دیوان خانے کے پچھلے کمرے میں رہوں گا۔ اس نے برآمدے میں کھلنے والے دروازے کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو مہربان کو پہلے ادھر ہی لانا، جب وہ لاش دیکھ لے تب اسے میرے پاس بھیج دینا۔ نواز چلا گیا۔ احسان شاہ نے رحمتیں سے کہا، رحمتیں تو جا کر کمرے کے آتش دان میں کوئلے سلگا دے، میں چودھری کے ساتھ وہیں آ رہا ہوں۔ رحمتیں نے خاموشی سے لالٹین دیوار کے پاس رکھ دی۔ رحیم داد گمسم تھا۔ رات ڈھلنے لگی تھی، سردی بڑھ گئی تھی، ہوا میں تیزی اور کاٹ تھی۔ احسان شاہ نے کمرے کے دروازے کی باہر سے کنڈی چڑھا دی اور رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری میرے ساتھ آ۔ رحیم داد خاموشی سے اس کے ہمراہ چلنے لگا۔ دونوں کے قدموں کی آہٹ فرش پر آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ رحیم داد سردی سے تھر تھرا رہا تھا۔ دونوں نے برآمدہ عبور کیا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ آتش دان میں آگ روشن تھی۔ رحمتیں سر جھکائے پوکر سے کوئلے اور لکڑی کے ٹکڑے الٹ پلٹ کر آنچ تیز کر رہی تھی۔ احسان شاہ اور رحیم داد آتش دان کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رحمتیں دونوں سے ذرا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ احسان شاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ابھری اور تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ زور سے دھاڑا، کتی! شدید غصے سے اس کی گھنی مونچھیں ابابیل کے پروں کے مانند پھڑپڑانے لگی، آنکھوں سے شعلے برسنے لگے۔ رحمتیں نگاہیں جھکائے دم بخود کھڑی تھی۔ احسان شاہ برسنے لگا، یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا۔ تو نے اسی کنجری کو چودھری کے پاس پہنچانا تھا، کوٹ میں کوئی اور رن نہیں تھی؟ رحمتیں نے دبی زبان سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تو جی یہ سوچا۔ احسان شاہ نے رحمتیں کو پوری بات کہنے کا موقع نہ دیا، نفرت سے منہ بگاڑ کر بولا، بکواس نہ کر،
تیرا مغز ہی کام نہیں کرتا۔ وہ غصے سے آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ اب تو بڈھی ہو گئی، تجھ سے یہ کام نہیں چل سکتا، کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر ڈپٹ کر رحمتے سے بولا، تو اب یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ادھر جا جدھر لاش لٹک رہی ہے۔ نواز کی کوٹڑی میں بیٹھ کر مہربان علی کے پہنچنے کا انتظار کر۔ رحمتے نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، گردن جھکائے چپ چاپ چلی گئی۔ رحیم داد ہنوز منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ احسان شاہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کی دلجوئی کرتے ہوئے بولا، چودھری پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ جی، مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کرے گی، رحیم داد نے دبی زبان سے کہا۔ احسان شاہ نے بے نیازی سے کہا، لگتا ہے تو بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ ایسا ہوا کہ تیرے جانے کے بعد بھی پیتا رہا۔ رحیم داد نے صفائی پیش کی، آج کچھ زیادہ ہی ہو گئی، تب ہی تو ایسا بے خبر ہو کر سویا، پتہ ہی نہ چلا وہ کب کمرے سے گئی اور کب اس نے یہ کارروائی کی۔ میری آنکھ تو اسٹول کے گرنے سے کھلی جس پر چڑھ کر اس نے اپنی گردن میں پھندا ڈالا تھا۔ رحیم داد نے احسان شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ شاہ جی، ویسے دیکھنے میں تو بہت سیدھی سادی لگتی تھی۔ تو ابھی بالکل اناڑی ہے۔ احسان شاہ نے اپنے مونچھ کو انگلیوں سے آہستہ آہستہ مروڑا۔ ہر زنانی ایک سی نہیں ہوتی، کوئی ایک دم دھرے پر آ جاتی ہے، کوئی بہت دھیرے دھیرے۔ وہ زیر لب مسکرایا، لگتا ہے یہ بھی ایسی ہی تھی، ابھی کچی تھی۔ رحمتیں اسے جلد ہی نکال لائی۔ مہینے 2 مہینہ کوٹ میں رہتی، دوسری زنانیوں سے ملتی جلتی، انہیں دیکھتی تو خود ہی ایک دم لائن پر لگ جاتی۔ میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ لیکن احسان شاہ وہ واقعہ نہ سنا سکا۔ مہربان علی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دونوں کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ پستہ قد اور تنومند تھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں مگر ان میں تیز چمک تھی، ہلکی ہلکی مونچھوں میں سفید بال زیادہ تھے، رنگت سرخی مائل گندمی تھی۔ وہ 60 کے پیٹے میں تھا مگر کاٹھی اچھی تھی۔ وہ اس وقت اونی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ لاش تو نے دیکھ لی؟ احسان شاہ نے مہربان علی سے پوچھا۔ دیکھ لی جی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسے اتار بھی لیا ہے، میں رانا اور علیہ کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ ویسے راکھا نواز بھی موجود ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ احسان شاہ نے مہربان علی کا اندیا معلوم کرنا چاہا۔ رات ہی کو سب کچھ کرنا ہے۔ احسان شاہ نے مڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ چودھری، ٹائم کیا ہو گیا؟ رحیم داد نے گھڑی دیکھ کر بتایا، 2:30 بجنے والا ہے۔ ٹائم تو اب زیادہ نہیں رہا، جو کچھ کرنا ہے چھیتی کرنا ہوگا، مہربان علی نے رسان سے کہا۔ میں نے تو جی یہ سوچا ہے سر کاٹ کر کسی جھنگر میں دبا دیا جائے اور صرف دھڑ 4-5 میل آگے نہر میں ڈال دیا جائے۔ وہ نہایت سکون سے سنبھل کر بول رہا تھا۔ اس کا چہرہ جذبات سے خالی تھا۔ ایسا کرنے سے لاش کے بارے میں سراغ ہی نہ لگ پائے گا۔ ویسے آگے شاہ جی، جیسی تیری مرضی۔ کہتا تو ٹھیک ہی ہے، احسان شاہ نے آہستہ آہستہ گردن ہلا کر کہا، پر یہ بھی سوچ لے، پولیس آخر پولیس ہی ہوتی ہے، اپنے ہی موضع کی رن ہے۔ پولیس تفتیش کرتی ادھر بھی آ سکتی ہے، اسے یہ پتہ تو چل ہی جائے گا کس کی گھر والی ادھر غائب ہوئی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر غور سے مہربان علی کا چہرہ دیکھا۔ اسے پچھلے ہی ہفتے تو اٹھوایا ہے، تازہ تازہ معاملہ ہے، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ویسے ہونا ہوا نہ کیا ہے، خواہ مخواہ 1000-2000 خرچ ہو جائیں گے۔ مہربان کچھ اور ہی سوچ۔ سوچنا کیا ہے جی؟ مہربان علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہی باغیچے میں گڑھا کھود کر دبا دیتے ہیں، یہی ٹھیک رہے گا۔ ٹائم بھی زیادہ نہیں، تو بھی سارے چکروں سے بچ جائے گا۔ احسان شاہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو خیر جی، میں رانا اور علیہ کو گڑھا کھودنے پر لگا دیتا ہوں۔ ابھی تو رات رہتی ہے، سناٹا بھی ہے، گڑھا کھودنے کی آہٹ بھی نہ ابھرے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر۔ احسان شاہ نے سر ہلا کر کہا۔
اب دیر نہ کر، یہاں سے جا۔ مہربان علی خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ آتش دان میں انگارے خوب دہک رہے تھے۔ کمرے میں بکھری ہوئی روشنی زیادہ گہری سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ احسان شاہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے منہ پھاڑ کر جماہی لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے پوچھا، کہاں چلا شاہ جی؟ چودھری، میں نے اب جانا ہے، نیند لگ رہی ہے اور میں نے سویرے لاہور بھی جانا ہے۔ تیرا سامان دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی تجھے لینے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ چودھری فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ احسان علی شاہ دروازے کی جانب بڑھا اور باہر چلا گیا۔ رحیم داد چپ بیٹھا رہا۔ کمرہ اب خوب گرم ہو چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں سو جائے، لیکن کچھ ہی دیر بعد رحمتیں کمرے میں داخل ہوئی۔ چودھری، میں نے تیرا سامان دوسرے کمرے میں پہنچا دیا ہے، چل میں تجھے بھی وہیں پہنچا دوں۔ کمرے سے نکل کر رحیم داد سردی کی اچانک یلغار سے کپکپانے لگا۔ چند قدموں کے فاصلے پر اس نے دیکھا برآمدے کی نکڑ پر نواز لالٹین لیے کھڑا ہے۔ اس کی زرد زرد روشنی میں رانا اور علیہ ہاتھوں پر حاجرہ کی لاش اٹھائے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ مہربان علی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ دور سے تینوں سایوں کی مانند دھندلے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے برآمدہ طے کیا، باغیچے میں پہنچے اور درختوں کے جھنڈ کی جانب بڑھنے لگے۔ رحیم داد انہیں دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ نواز لالٹین سنبھالے آگے آگے چل رہا تھا۔ رحمتیں بھی ٹھہر گئی، اس کی نظریں بھی ادھر ہی اٹھی تھیں۔ رانا اور علیہ لاش سنبھالے درختوں کی آڑ میں نظروں سے اجھل ہو گئے۔ مہربان علی اور نواز بھی اب نظر نہ آتے تھے۔ درختوں کے نیچے لالٹین کی روشنی دھندلا زرد دھبا بن کر چمک رہی تھی۔ رحمتیں زیادہ دور نہ گئی، قریب کے ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ رحیم داد اندر چلا گیا۔ رحمتیں بھی اندر داخل ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ رحیم داد کو رہ رہ کر حاجرہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں، خوفناک سیاہ چہرہ، ہونٹوں سے باہر نکلی ہوئی زبان اور کھنچی ہوئی لمبی گردن۔ وہ سخت بے چین اور پریشان تھا۔ بیزاری سے بولا، رحمتیں تو جا، میں سو جاؤں گا، فکر نہ کر۔ سوچ لے، تو اکیلا گھبرائے گا تو نہیں؟ حاجرہ کا خیال تجھے زیادہ ہی تنگ کرے گا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ گھبرا نہیں، تو بول تو ادھر ہی رہ جاتی ہوں۔ تو اپنے بستر پر سو، میں دھسا اوڑھ کر دری پر پڑ جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگیٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو سلگ ہی رہی ہے، کمرہ گرم ہے، مجھے سردی نہیں لگے گی۔ رحیم داد کچھ نہ بولا، جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ رحمتیں بھی انگیٹھی کے نزدیک اپنا دھسا اوڑھ کر فرش پر بچھی ہوئی دری پر لیٹ گئی۔ دونوں خاموش تھے۔ باہر تیز ہوا درختوں میں سسکیاں بھر رہی تھی۔ ہوا کے شور کے درمیان رک رک کر کدال سے زمین کھودنے کی آواز رات کے سناٹے میں ابھر رہی تھی۔ کئی منٹ تک یہ آواز ابھرتی رہی، پھر بیلچے سے مٹی اٹھانے اور ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ آخر یہ آواز بھی بند ہو گئی۔ پچھلا پہر تھا، سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں باہر برآمدے میں قدموں کی آہٹ ابھری۔ یہ ایک سے زیادہ افراد کی چاپ تھی۔ چاپ رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی، سناٹے میں ڈوب کر ختم ہو گئی۔ نہ معلوم رات کتنی گزر چکی تھی۔ رحیم داد کی آنکھوں میں دور دور تک نیند نہ تھی۔ وہ کچھ دیر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، انگیٹھی میں انگارے راک کی تہ کے نیچے دھندلے پڑ چکے تھے۔ انگیٹھی کے نزدیک رحمتیں کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ رحیم داد کا اندازہ یہی تھا۔ وہ ٹانگیں پسارے تکیے کے سہارے کمر ٹکائے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے سامنے دری پر لیٹی ہوئی رحمتیں کو گردن موڑ کر ایک بار پھر دیکھا، بستر سے نیچے اترا اور دبے دبے قدم چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔